बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 16 अप्रैल और जुमेरात का दिन। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायजा। दुनिया आगे की तरफ तरक्की करती है, खुशहाली लेकर आती है, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी खत्म करती है, जिद्दत लेके आती है, नई नई सहूलियात से मुतारफ करवाती है अपने अवाम को। लेकिन हमारे यहाँ जो नाजायज रजीम है, नाजायज हुकूमत है, वो लौट पीछे की तरफ गर्दिश अयाम तू। मुस्लिम लीग नवाज को लगता है कि 90 की दिहाई की सियासत बहुत पसंद है और पीपल्स पार्टी भी उनके इत्तेहादी हैं, उनको भी 90 की दिहाई की सियासत बहुत पसंद है। शायद इसीलिए वो पाकिस्तान को आगे की तरफ ले जाने के बजाय पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। अमेरिका ने एक दफा कहा था जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को कि हम आपको पत्थर के जमाने में लेके जाएंगे, लेकिन अमेरिका तो नहीं ले जा सका और पाकिस्तान अपने ही हुक्मरानों की वजह से पत्थर के जमाने में जा रहा है। लोड शेडिंग, इस वक्त पाकिस्तान में लोड शेडिंग का शुरू हो गया है और उरूज पर है लोड शेडिंग। इस्लामाबाद बात करें, लाहौर बात करें, पिशावर बात करें, कोटा बात, जहां भी बात करें, वो कहते हैं फोन, यहां तक के फोन भी मुकम्मल तौर पर चार्ज नहीं हो रहे। इंटरनेट की सर्विस जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं है, क्योंकि 1 घंटा बिजली आती है और 1 घंटा चली जाती है। ये इस्लामाबाद का हाल है। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और दीगर शहरों में तो आप तस्वर भी नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटीज में, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में, डिपार्टमेंट में, लाइब्रेरीज में, वहां पे भी लोड शेडिंग हो रही है। और तलबा ये बताते हैं कि माजी में जो हमारी यूनिवर्सिटीज थी वो फिर भी बच जाती थी, लाइब्रेरीज बच जाती थी, लेकिन इस दफा वो भी महफूज नहीं है और हर तरफ जो है हु कार मची हुई है। ये है सूरत हाल। ये सब कुछ किया है जी हमारी नाजायज सरकार ने, नाजायज रजीम ने। और लेकिन असल बात यह है कि 4 साल हो गए हैं। 4 साल में इनकी कारकर्दगी क्या है? होना तो ये चाहिए कि खुद ही अपनी ये नाकामियों का इतराफ करते हैं, खुद ही बताते हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने इतराफ कर लिया है और फील्ड मार्शल साहब ने इतराफ कर लिया है कि उनकी SIFC नाकाम हो चुकी, उनकी सरमायाकारी पॉलिसी नाकाम हो चुकी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि $100 अरब की सरमायाकारी आएगी और अभी तक $1 करोड़ की सरमायाकारी भी नहीं आई, बल्कि $100 अरब फुर से उड़ गया। और अब मिन्नत समाजत नहीं की जा रही, एक तरफ मिन्नत समाजत, दूसरी तरफ धमकियां दी गई। मैंने चेक किया ये माजरा क्या है। मोहसिन नकवी साहब ने क्यों कहा कि आप $100 अरब बाहर गया है और हमें पता है कहां से गया है और हम कराची से 2 बंदे उठा लें तो पता चल जाएगा, तो आप इसलिए बेहतर यही है कि आप कम से कम 10-20% ले आए, 10 अरब 20 अरब डॉलर वापस ले आए तो बड़ी मेहरबानी होगी, तो वरना तो फिर हम हैं ही। अब इन्होंने किया क्या है, मैंने जरा कोशिश की पता करने की, तो कहा गया कि ये बादशाह सलामत के को ब्रीफ दिया गया, ब्रीफिंग दी गई बादशाह सलामत को, और उन्होंने कहा क्या कि देखें जी इस वक्त हमारी ताकत जो है वो उरूज पर है और हम ताजरों को भी इसी तरीके से धुर बनाते हैं, कारखानादारों को भी इसी तरीके से हम धुर बनाते हैं। आप हमें फ्री हैंड दे दें तो हम इन ताजरों को, कारखानादारों को, सरमायाकारों को, बिजनेसमैन को, इन सबको और इसको करते हैं, जरा थोड़ी सी डोज देते हैं और हम सरमाया वापस लेके आते हैं जो बाहर चला गया है। तो होगा क्या? उसके बाद हुआ ये कि फैक्ट्री ओनर्स को, मिल मालिकान को, कारखानादारों को, इनके साथ एक मीटिंग की जाती है। नीचे कोई जो है वो खुसूसी LG मीटिंग करते हैं, खुसूसी LG मीटिंग करते हैं और उनको फिर धमकाते हैं और उनको बताते हैं कि देखें जनाब ये मामलात है, तो बादशाह सलामत का हुक्म है कि अगले बजट से पहले पहले, बजट पेश करने से पहले पहले हमें हर सूरत में पाकिस्तान के ज़र मुबादले में इजाफा करना है और आप जो है वो अपना सरमाया वापस लेके आए, वरना फिर ये देख लें कि वरना फिर ताकत और तलवार चलेगी और गोली चलेगी और बंदूक चलेगी, पता नहीं क्या क्या कहा, और बिटवीन द लाइन्स, वरना फिर ये होगा। तो होना क्या है, वो ये रहा है। उन्होंने कहा कि जनाब पॉलिसी क्या, सोच क्या है, मैं सोच की बात बता रहा हूं। सोच ये है कि ताकत के बलपोते पर, जैसे हमने सियासी कारकुनान पे, अपोजिशन को जो है वो रगड़ा लगाया, जैसे हमने मीडिया को रगड़ा लगाया, जैसे हम जुडिशरी को रगड़ा लगाया, हम फतूहात पे फतूहात हासिल कर रहे हैं, इसलिए अब जरा कारोबारी लोगों को भी रगड़ा लगाया जाए। लेकिन मसला ये है कि $100 अरब जो है, कारोबारी लोगों को के पैसे तो हैं, वो तो हैं हलाल रिस्क, उन्होंने जैसे तैसे कमाया और बिजनेस करके कमाया। असल तो है वो जो किक बैक्स की सूरत में
अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं हुक्मरान खानदानों के। और जब आपको स्विस बैंक स्विस हुकाम जो हैं वो आपको पुकार रहे थे कि जनाब आप हमारे बैंकों में पैसे पड़े हैं आप लोगों के, आप ले जाएं, लेकिन आप उस वक्त तैयार नहीं हुए और आपने साजबात कर ली और डील कर ली, क्योंकि आपको यह खतरा था कि अगर एक भी पॉलिटिशियन के, जरदारी साहब के अगर स्विस अकाउंट से पैसे वापस आ गए तो ये रास्ता खुल जाएगा, फिर हम सब के पैसे वापस आएंगे, तो फिर हम सब के पैसे आएंगे, ये हमें कबूल नहीं है। लिहाजा अपने पेटीबंद भाइयों को बचाओ और ये काम बंद करो। एक वाहिद अमाउंट है जो बाहर से आई है और वो है 190 मिलियन पाउंड, और ये इमरान खान साहब के जमाने में आई और नैब की तारीख में सबसे बड़ी रकम है ये बाहर से जो आई और बैरून मुल्क से पाकिस्तान के अकाउंट में आई। और उन्होंने चिट्ठी लिख के कि जनाब ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है ये पैसा है, ये आप रख लें, ये आप ले लें। तो वो जिस बंदे ने लेके आए, जिस बंदे ने वो पैसे लेके आया वापस, वो आज जेल में है और उसकी दरखास्त जमानत भी नहीं लग रही। इमरान खान और जिन जिन लोगों ने वो पैसा वापस लाने में मेहनत की और अपना किरदार अदा किया, शहजाद अकबर साहब वो यूके में हैं और उनकी जान को खतरा है और उनके हमले भी हो चुके हैं। और जुल्फी बुखारी वो इस वक्त वो भी अब्रॉड है और उसको भी पाकिस्तान महफूज नहीं है उनके लिए भी, उनको भी नैबजदा कर दिया है। और ये सब कुछ है। अब 190 मिलियन पाउंड का अगर पीछे जाएंगे, खुरा निकालेंगे, तो उसमें गॉडफादर और सिसिलियन माफिया की औलादें निकलती हैं, ये वहां पे वो है। और उसको किसी को नहीं छेड़ते, बल्कि सिर्फ वो एक इमरान खान जिसने पैसे बाहर से लाया और कौमी खजाने में गया, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया, सुप्रीम कोर्ट अकाउंट के निकलकर और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अकाउंट्स में चले गए, उसको जेल में रखा हुआ है। तो लिहाजा पहली बात तो यह है कि ये सब ढकोसले हैं। और एक बात आपको बता दूं कि शबर रजी साहब जो हैं वो ये बता चुके हैं कि माजी में चीनी माफिया को पकड़ने की कोशिश की तो बाजवा साहब ने रोक दिया, आटा माफिया को पकड़ने की कोशिश की तो बाजवा साहब ने रोक दिया, स्मगलिंग रोकने की कोशिश की तो बाजवा साहब ने रोक दिया, टैक्सेशन को बेहतर करने की कोशिश की तो बाजवा साहब ने रोक दिया। ये सब कुछ हुआ। स्मगलिंग का तेल रोकने की कोशिश की तो बाजवा साहब ने रोक दिया। और बड़े बड़े जो मिल मालकान हैं, बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, उनके यहाँ वो मशीनें लगाने की कोशिश की टैक्स कलेक्शन के लिए तो बाजवा साहब ने रोक दिया। तो ये सब कुछ होता रहा। तो जनाब ये सारे के सारे मामला ऐसे नहीं है। अब अपनी नाकामियों का इतराफ कर रहे हैं। वो जो शरीफ आदमी जो पिछले 25 साल से स्ट्रगल कर रहा है और पिछले 3 साल होने के वो जेल में डाला हुआ है, उसका यही कसूर है कि उसने माफियाज को पकड़ा था और वो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जा रहा था। वो लूटी हुई दौलत कह रहा था कि पाकिस्तान में लाएं और इनके गर्दन मरोड़ें और ये पैसा खुद वापस लेके आएंगे, लेकिन आपने पकड़े हुए बंदों को छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं जनाब, और इसमें क्लियर है जी, नीयत बिल्कुल और है। अब आते हैं खारजा पॉलिसी हमारी इस वक्त सूरत हाल किस तरफ जा रही है। तो ईरान पहुंचे हुए जनरल आसिम मुनीर साहब और उनके साथ हैं मोहसिन नकवी साहब, और ईरान में एक ही दिन ये 2 विजिट हुए हैं। और एक विजिट हुआ है तेहरान का, वहां पे गए हैं आसिम मुनीर साहब और मोहसिन नकवी साहब, और उनके साथ मामला तय कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। और सेम डे दूसरा विजिट होता है जनाबे शहबाज शरीफ साहब का सऊदी अरब रियाज का, और वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, इधर कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। और ये मामला चल रहा है, अभी भी यकीन दहानियां करवाई जा रही हैं और मामला को सेटल करने की कोशिश की जा रही है। और देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन कुछ ही अर्सा पहले उलमा कराम, शिया उलमा जो हैं, उनको बुलाया गया था और उनको बुलाकर कहा गया, बहुत धमकाया गया, उनकी बेइज्जती भी की गई, इंसल्ट की गई। बाहर आके उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा कि हमें तो मेहमान के तौर पे बुलाया था और रुस्वा करके वहां से भेज दिया और अपनी बात पूरी की और हमारी बात सुनी नहीं। और उसके बाद कहा कि जिसको ईरान पसंद है वो ईरान चला जाए, जिसको अफगानिस्तान पसंद है वो अफगानिस्तान चला जाए। तो आज जो है वो पता लगा कि साहब को ईरान पसंद था, साहब ईरान चले गए, और दूसरे साहब को सऊदी अरब पसंद था, वो सऊदी अरब चले गए। तो ये फिर उनसे भी मेरा ख्याल है कि माजरत कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो बेचारे यही कह रहे थे कि जनाब हम सब के साथ चलना चाहते हैं, किसी एक का साथ देके, अमेरिका और इसराइल का साथ देके
ہم برادر ملکوں کے خلاف نہیں جانا چاہتے، ملک میں خانہ جنگی نہیں چاہتے، تو ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور پاکستان میں کوئی شیعہ سنی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ریویو کرنا چاہیے، ریکال کرنا چاہیے اپنی پالیسی کو۔ اگلی جو خبر ہے جناب، وہ ہے سعودی عرب سے ڈالر کا کہا گیا ہے کہ $3 ارب مزید آ رہے ہیں۔ $5 ارب جو ہیں وہ ری شیڈول کر دیے گئے ہیں 3 سال کے لیے۔ پہلے ہر سال ری شیڈول ہوتے تھے، اب 3 سال کے لیے کر دیے گئے ہیں، 28 تک، 26، 27 اور 28، 3 سال کے لیے۔ لہذا ایک خبر تو یہ سنائی گئی، وزیر خزانہ نے یہ خبر سنائی واشنگٹن میں بیٹھ کر، اور دوسری خبر یہ سنائی کہ $3 ارب جو ہیں وہ مزید سعودی عرب دے گا، ڈپازٹ دے گا، اور گرانٹ، امداد یا جو بھی کہہ لیں، ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ وہ گرانٹ ہے، امداد ہے یا لون ہے، کیونکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ گرانٹ یا پھر امداد کے طور پہ ہی لی جائے اور لون شون نہ ہو، لیکن یہ کمرشل لون ہوگا، زیادہ چانسز یہی ہیں، یا پھر بل ہوگا، اس ایڈجسٹ کیا جائے گا جو ہماری فورسز جو ہیں وہ ادھر ہیں سعودی عرب میں، ہماری فوجی دستے اور ہماری فضائیہ، ہمارے لڑاکا طیارے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پیسے آ رہے ہیں وہ یہ جو $8 ارب، $5 ارب 3 سال کے لیے فکس کر دیا گیا، $3 ارب اور ڈپازٹس آئیں گے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رقم جو آ رہی ہے کیا یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے خزانے میں آ رہی ہے، اور یہ قرض ہے، لون ہے، کیا ہے، ابھی تک ایمبیگوٹی ہے، اس کا پتہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جو یا پھر یہ اس معاوضے کی صورت میں اس کے معاوضے میں ایڈجسٹ ہو جائے گی جو ہمارے فوجی دستے اور ہمارے دفاعی فورسز جو ہیں وہ سعودی عرب میں موجود ہیں۔ تو یہ بھی ایک کوشچن ہے جو کہ ان سے پوچھنا چاہیے، اور یہ ساری کی ساری اگر تو یہ ادائیگیاں ہماری تنخواہوں میں اور یہ لاجسٹکس میں نکل جائیں گی فورسز کے لیے، تو پھر قومی خزانے کو کیا ملے گا یا پاکستان کو کیا فائدہ ملے گا، اس کا کوئی ابھی تک سامنے نہیں آ رہا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ جی کہ سعودی عرب، عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو سعودی عرب نے جب عمران خان صاحب کا پہلا انٹریکشن ہوا تو سعودی عرب نے ویسے بھی پوچھا ادھر ادھر سے کہ عمران خان صاحب کی پالیسی کیا ہوگی، تو بتایا ان کے قریبی لوگوں نے کہ عمران خان صاحب انویسٹمنٹ کو بہت پسند کریں گے، ٹریڈ کو، تجارت کو، تجارتی تعلقات کو یہ پسند کریں گے، وہ بھیک شیک نہیں مانگنے والے، اور وہ یہ نہیں ان معاملات میں نہیں پڑیں گے۔ تو ایک سعودی عرب کا وزٹ ہوا اور انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ جی چلیں آپ کریں کام تو ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد آج تک وہ پیپر ورک ہی کمپلیٹ نہیں ہوا، ہونے ہی نہیں دیا گیا، اور سعودی عرب آگے پیچھے ہوتا رہا لیکن نہیں گیا، اور 4.25 سال گزر گئے عمران خان صاحب کے۔ اب بھی انویسٹمنٹ نہیں مانگی گئی، جتنی کوشش یہ کر رہے ہیں، اگر اتنی کوشش سرمایہ کاری کے لیے کی جاتی تو سرمایہ کاری نہیں، انویسٹمنٹ نہیں مانگی، بلکہ اب بھی بھیک مانگی ہے، گرانٹ مانگی ہے، امداد مانگی ہے کہ آپ ہمیں امداد دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرمایہ کاری آئے گی تو ملک خوشحال ہوگا، عوام خوشحال ہوں گے، عوام کو بھی فائدہ پہنچے گا، لیکن اگر گرانٹ آئے گی، امداد آئے گی، لون آئے گا تو عیاشیاں ہیں حکمرانوں کی، اور حکمران عیاشیاں کریں گے، جیسے IMF کے پیسوں سے کرتے ہیں، جو لاسٹ ایئر یہ الیکشن سے پہلے 8 فروری 2024 کے الیکشن سے پہلے IMF سے قسط آئی، دسمبر میں آئی تھی شاید، اور جنوب محسن صاحبہ نے بھی یہ بتایا، وہ ایک قسط آئی اور وہ قسط جو ہے وہ سیدھی وہ تقسیم کر دی گئی، اتنی ہی رقم MNAs میں، ٹکٹ ہولڈرز میں، ٹکٹ ہولڈرز کو، MPs کو، MNAs کی سیٹوں پہ لڑنے والے، الیکشن لڑنے والوں کو ٹکٹ ہولڈرز کو دیے گئے، گرانٹس کی صورت میں دی گئی، اور کہا گیا کہ آپ اپنے حلقوں میں لگائیں تاکہ عوام کو دکھائیں کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں، اور ان سے ووٹ حاصل کریں، لیکن وہ ووٹ نہیں مل سکے تھے۔ تو سعودی عرب سے شہباز شریف صاحب سعودی عرب پہنچے ہوئے ہیں، اور جبکہ عاصم منیر صاحب پہنچے ہوئے ہیں تہران۔ تو یہ 2 الگ الگ وزٹ کیے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کہ ایک صاحب ہوتے ہیں ریاض اور دوسرے صاحب ہوتے ہیں تہران، یہ پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے، تاکہ یا پھر ایک اگر واشنگٹن جاتے ہیں تو پھر دوسرے صاحب چائنا چلے جاتے ہیں، تاکہ بتایا جائے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میرا خیال ہے کلیئرٹی ہونی چاہیے، اور اگر یہ سیم ڈے وزٹ نہ ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ مذاکرات کا اگلا دور جی وہ بھی اسلام آباد میں ہوگا، اس بات کی اناؤنسمنٹ وائٹ ہاؤس کی طرف سے کر دی گئی ہے، اور ایران امریکہ کا جو ڈائلاگ ہے وہ اگلے ہفتے جو ہے متوقع ہے اسلام آباد میں، اور اس کی وجہ ایران گورنمنٹ کی طرف سے یہ بتائی گئی ہے کہ ایران جو ہے اس نے بہت زیادہ خوش اور مطمئن ہوا ہے
کہ जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी का ख्याल रखा गया पाकिस्तान में, और जिस सिक्योरिटी में हमें तेहरान से इस्लामाबाद और फिर इस्लामाबाद से तेहरान वापस लाया गया, वो कोई और नहीं कर सकता। और व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने भी आज इसका कर दिया है ऐलान और इसकी तस्दीक कर दी है। और ट्रंप ने कहा है कि मैं ग्रैंड डील चाहता हूं ईरान से, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक जो है वो ईरान जो है वो इतनी जल्दी काबू में आने वाला नहीं है, और एग्रीमेंट होगा, जंग बंदी हो चुकी है, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि जनाब जंग बंदी के हम तकरीबन जंग खत्म हो चुकी है। उन्होंने यही कहा कि हम जंग के खात्मे के बहुत करीब हैं, उसका मतलब यही था। और फिर जनाब आसिम मुनीर साहब का तेहरान जाना इस बात की अलामत है कि अब तेहरान जो है वो नॉर्मल हो चुका है और जंग बंदी हो चुकी है, जंग का खात्मा हो चुका है, वरना फील्ड मार्शल जो है वो तेहरान का विजिट न करते मोहसिन नकवी साहब के साथ। बाकी ये बता दूं कि अभी भी सोलो फ्लाइट करने की कोशिश की जा रही है। जाती मफादात, जाती सोच और जाती अपनी जात के इर्द गिर्द घूम रहे हैं हमारे हुक्मरान। ये मैं आपको बता दूं कि इसका जो रद्द अमल है वो शायद फौरी ना आए, लेकिन आएगा, क्योंकि रियासतें ऐसे नहीं चलती। रियासतें इदारा जाती सोच की बुनियाद पे, कलेक्टिव विजडम पे चलती हैं, और रियासतें रियासती इदारों के इनपुट पे चलती हैं, न कि अजीज़ो अकारब और रिश्तेदारों और जाती ताल्लुकात और जाती मफादात और जाती एजेंडे पे चलती हैं। ये बात नोट कर लेना चाहिए। अगर ये बात कोई नहीं समझता तो तारीख पे जरा जाके नजर दौड़ाएं, ऐसे किरदारों के बारे में रियासतें क्या करती हैं, या रियासतों में ऐसे किरदारों के बारे में क्या हुआ जो सोलो फ्लाइट पर यकीन रखते हैं, जो रियासती इदारों को, हुकूमती इदारों को बाईपास करते हैं और तय तरह निकलने की कोशिश करते हैं, और रियासत के अंदर एक रियासत बना लेते हैं, इदारे के अंदर एक इदारा बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। फिल वक्त इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।